हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने यूपीएचएससी से संबंधित जो हमारा पाठ्यक्रम था उस पर आधारित प्रश्नावली लेकर आते रहे हैं और अब हमारी जो प्रश्नावली है वो यूपीजीडीसी को केंद्रित करते हुए बनाई जा रही है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा विराम चिह्न, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूपीएचएससी का जो पाठ्यक्रम है और यूपीपीएससी का जो पाठ्यक्रम है जीडीसी के लिए, दोनों में कुछ टॉपिक अलग दिए गए हैं। वहाँ हिंदी भाषा का उद्भव और विकास था, यहाँ पर भी है, लेकिन इसी के साथ यहाँ व्याकरण, कार्यालय हिंदी, पत्रकारिता, अनुवाद, इनको अलग विशेष रूप से टॉपिक के तहत जोड़ा गया है। तो अभी तक हमने अनुवाद और पत्रकारिता पर बात की है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो विराम चिह्न है। विराम चिह्न से संबंधित प्रश्नावली रहेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है विराम चिह्न, उससे संबंधित प्रश्नावली। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या है? जब हम बात करते हैं विराम तो विराम का अर्थ क्या होता है? हम बात करते हैं विराम, तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना। क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, तो हम जब वाक्य के अंतर्गत बात करते हैं, हम बोल रहे हैं, तो बोलते हुए जो हम वाक्य बोल रहे हैं उस वाक्य के बीच बीच में जो ठहराव आता है, अगर हमें अल्प विराम का प्रयोग करना है, समतुल्य संज्ञाओं का प्रयोग करना है, तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। यदि हमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त करना है और हम वहाँ कोई योजक चिह्न शब्द प्रयोग ना करके योजक चिह्न का प्रयोग करते हैं, तो हम वहाँ अर्धविराम का प्रयोग कर लेते हैं और जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम थोड़ा अधिक ठहरते हैं। तो ये सब क्या है? ये जो ठहराव की स्थितियाँ हैं, ये क्या कहला रही हैं? ये विराम कहलाती है। कहाँ? जब हम भाषा के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत बात करते हैं, हमें कोई गद्यांश पढ़ना है, उस गद्यांश में कहाँ कैसे आपने लिखा है, क्या आपकी बोली में जो भाषा में ठहराव दिखाई दे रहा है, वो ये सामने वाले को बोध करा देता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं, आपकी बात में कहाँ ठहराव है, कहाँ आप विस्मय दिखा रहे हैं, यानी कि आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, कहाँ आप प्रश्न का बोध करा रहे हैं, वो सब आपके बोलने और लिखने में चिह्न से प्रस्तुत हो जाता है। ठीक है, तो विराम का तात्पर्य यहाँ ठहरना या रुकने से है। और जब हम बात करते हैं लेखन की, तो लेखन में विरामों को चिह्न के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। किसके माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है? चिन्हों के माध्यम से। तो इसीलिए जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो हम कहते हैं विराम चिह्न। विराम चिन्हों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा टॉपिक क्या हो जाता है? हमारा टॉपिक होता है विराम चिह्न। ठीक है, सिर्फ हम यहाँ विराम कहकर काम नहीं चलाते, हम हिंदी के अंतर्गत जब बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक का पूरा नाम क्या आता है? विराम चिह्न। ठीक है, ये चिह्न शब्द जो है इसको ध्यान रखिएगा, ये इसको एक सेकेंड, चिह्न शब्द जो है इसको लिखने का एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ठीक है, कहीं आप चिन्ह पढ़ें तो वो शब्द गलत होता है, ये शब्द गलत होता है। हम विराम चिह्न की बात करें, चिह्न की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या बोलना। तो विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। ठीक है, क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, तो हमारा यहाँ विकल्प हो जाएगा बी सही। ठीक है, अगर हम इसे परिभाषित करें तो क्या है? वाक्य की गति में उत्पन्न बाधा को, जब हम बाधा को जिस चिह्न से प्रदर्शित करते हैं वो चिह्न क्या कहलाते हैं? विराम कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य की गति में उत्पन्न बाधा वो उत्पन्न की जाती है किस आधार पर? कि हम किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वाक्य में किस तरह की हमारी लय है, किस तरह की हमारी गति है। ठीक है, तो वो क्या है? उसमें जो बाधा है वो क्या कहला रहा है? गति में उत्पन्न होने वाली बाधा को यहाँ विराम कह रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राम, मोहन और श्याम जा रहे हैं। इस वाक्य में राम और मोहन के बीच क्या आएगा?
यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 3 कर्ता दिए गए हैं, एक राम दिया गया, मोहन दिया गया और श्याम दिया गया। राम और मोहन के बीच में कोई चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया। आपसे पूछा गया है राम और मोहन के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा। जब 2 या 2 से अधिक संज्ञाओं का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंतर्गत, तो पहले कर्ता जो होते हैं उनमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है और अंत वाले को और से जोड़ दिया जाता है। तो वैसे ही अगर हम यहाँ कहते हैं राम, श्याम, मोहन और सोहन, तो यहाँ क्या है, राम, मोहन, सोहन, इनके बीच में अल्प विराम चिन्ह आता। तो यहाँ आपसे पूछा राम, मोहन और श्याम, तो ये वाक्य अपने आप में वैसे भी गलत है जब तक इसमें चिन्ह का प्रयोग नहीं है। तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, अल्प विराम चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, कौन सा चिन्ह आ जाएगा, अल्प विराम चिन्ह आ जाएगा। अभी ये मैंने बताया कि राम, मोहन और श्याम जा रहे हैं, ये 2 कर्ता होंगे तो 2 कर्ता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। वहां पर अगर यहीं पर वाक्य होता कुछ इस तरीके से, राम, मोहन गाना गा रहे हैं। अब यहां आपसे पूछा जाता वाक्य में त्रुटि क्या है। या तो वाक्य में त्रुटि पूछी जा सकती है, वाक्य में पूछा जा सकता है कि कौन से चिन्ह का प्रयोग होना है जो नहीं किया गया। तो देखेंगे राम, या तो यहाँ हम और शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर और शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, तब हम यहाँ इसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 2 कर्ताओं को जोड़ने के लिए याद रखिए अल्प विराम का प्रयोग कहाँ करें, जब 2 से अधिक कर्ता प्रयोग किए जा रहे हैं, 2 से अधिक संज्ञाएं लगातार प्रयुक्त हो रही हैं, वहां हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंत वाले के साथ, संज्ञा के साथ हमेशा हम कहते हैं और या तथा शब्द जोड़ दिया जाता है, एवं से भी जोड़ दिया जाता है, या वा से जोड़ दिया जाता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कर्ता की, तो कर्ता के अंतर्गत हम कहते हैं वाक्य के अंतर्गत 2 से अधिक कर्ता के प्रयुक्त होने पर पहले जो कर्ता है उन्हें अल्प विराम चिन्ह से जोड़ेंगे और अंत वाले को और शब्द से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि वाक्य में 2 ही कर्ता दिए हों, वैसे स्थिति में जो हमारी क्रिया है, वो हमारा दोनों कर्ता शब्द हैं, वो योजक चिन्ह या और शब्द से जोड़े जाएंगे। ठीक है, या तो यहाँ और आएगा या यहाँ तथा आएगा, वो सॉरी योजक चिन्ह आएगा। योजक चिन्ह जिसे, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह, ये हमारा योजक चिन्ह है। या इसकी जगह हम क्या रख देते हैं, और शब्द रख देते। ठीक है, तो ध्यान रखिए यहाँ आपसे पूछा राम, मोहन और श्याम जा रहे हैं। इस वाक्य में राम और मोहन के बीच क्या आएगा, तो क्या आएगा, अल्प विराम चिन्ह आएगा। ठीक है, अर्ध विराम, अर्धविराम का प्रयोग वाक्य में कब किया जाता है, जहां पूर्ण विराम से अधिक और अल्प विराम से कम रुकना हो, या जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, या जहां प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, या जहां वाक्य में वाक्य पूरी तरह समाप्त हो रहा हो। कहां पर हम अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। याद रखिए विराम के अंतर्गत जब हम बात करते हैं वाक्य की गति के बीच में, जो सिर्फ गति को का बोध कराते हैं, ये 3 चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ये कहलाता है अल्प विराम। क्या कहलाता है, अल्प विराम। ये कहलाता है अर्ध विराम, और जो ये चिन्ह है ये कहलाता है पूर्ण विराम। पूर्ण का तात्पर्य आप समझ रहे हैं पूरा रुकना, यानी कि वाक्य पूरा समाप्त हो रहा है। लेकिन अल्प विराम जहां समान संज्ञाएं प्रयुक्त होती जा रही हैं, 2 से अधिक समान संज्ञाएं प्रयोग किए जा रहे हैं, तो वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब वाक्य में पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना होता है, तो वाक्य के बीच में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होगा, अर्ध विराम। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, यानी कि इससे तो ज्यादा रुकना है और इससे कम रुक ठहराव देना है, तो वैसे स्थिति में हम कहते हैं वो चिन्ह होता है अर्धविराम। तो यहाँ अर्धविराम का प्रयोग कब किया जाता है, जहां अल्प विराम में से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो, वहां क्या होता है, वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किसी बड़े अंश का लोप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं, किसी बड़े अंश का। अगर हम आपको व्याख्या करनी है
और व्याख्या करते हुए आपको संदर्भ लिखना है। सॉरी, संदर्भ से पहले हमारा व्याख्या लिखनी है, और व्याख्या में आपको संकेतक लिखना है कि आप किसकी व्याख्या लिख रहे हैं। तो संकेतक के लिए आप क्या करते हैं, उसका पहला शब्द ले लेते हैं, वह शेर, और अंत में आप बढ़ते बढ़ते यहां किया गया। ठीक है, यानी कि ये वाक्य कोई इस स्थिति में समाप्त हो रहा है कि वहां अंतिम शब्द क्या है, किया गया। तो बीच में क्या किया गया, जो बीच में पूरे पैराग्राफ का क्या किया गया, लोप किया गया इन चिन्हों के द्वारा। इस तरीके से चिन्ह, ये लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, या लोप चिन्ह का प्रयोग बहुत तरीके से होता है। संकेतक के तौर पे यहाँ दिया कि पूरा पैराग्राफ गया, उसका प्रारंभ और अंतिम हमने बीच में उसमें लोप चिन्ह का प्रयोग कर लिया। एक लोप चिन्ह होता है कि हमने कुछ लिखा, वह देर से सोता, और इस तरीके से हमने फिर आगे लोप कर दिया, यानी कि यहाँ हमने वाक्य का लोप कर दिया। वाक्य के बीच में कुछ चीजें, कुछ लिख दी हैं, कुछ नहीं लिखी हैं। अरे क्या हो रहा है, तो ये क्या है, ये लोप है वाक्य का। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ किसका प्रयोग होगा, किसी बड़े अंश का लोप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है, लोप चिन्ह का। ठीक है, मैं बार बार मुंह से बोल भी रही हूँ, लोप चिन्ह, लोप कर रही हैं तो लोप चिन्ह ही आएगा। अब यहाँ आपके सामने प्रश्न होगा, फिर लाघव चिन्ह कहाँ आएगा। लाघव का तात्पर्य होता है छोटा करना। छोटा करने का तात्पर्य है कि यदि आपको लिखना है प्रधानमंत्री, आप प्रधानमंत्री लिखना चाहते हैं लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है प्रधानमंत्री लिखने का, आप क्या करते हैं, आप प्रधानमंत्री के स्थान पर लिख देते हैं प्र, और यहाँ एक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। ये है लाघव, जो आपकी जो बड़ा शब्द है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता है, दर्शाता है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं, डॉक्टर को यदि आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं तो आप कुछ इस तरीके से लिखते हैं डॉट के साथ, लेकिन यदि आपको हिंदी में इसको लिखना है तो आपको इसके साथ प्रयोग करना होगा लाघव चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या है कि पूरे शब्द को ना लिखकर उसके प्रारंभिक अक्षरों को लिखकर फिर उसके साथ लाघव चिन्ह, इस चीज का बोधक है कि ये पूर्ण रूप में शब्द है। ठीक है, यानी कि उसका हमने प्रारंभिक शब्द अक्षर लिखे हैं, इसी से उस पूरे शब्द का बोध हो जाता है। तो लाघव का तात्पर्य यहाँ क्या है, छोटा करना। ठीक है, क्या है, छोटा करना। ये छोटा करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। योजक चिन्ह ये जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, और अभी मैंने बताया जोड़ना कहाँ, दो संज्ञाओं को जोड़ सकता है, दो कर्ताओं को जोड़ सकता है। ठीक है, या दो जब पुनरुक्ति हो रही हो शब्द की, उनके बीच में हो सकता है। जैसे हम कहें अलग अलग, तो यहाँ अलग अलग शब्द क्या है, दो बार कहा गया, तो इसे कहा जाएगा पुनरुक्ति। तो ये बीच में जो प्रयुक्त हुआ, ये यहाँ क्या है, योजक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो पुनरुक्ति के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। उपविराम कुछ नहीं है, ये उपविराम, सॉरी कुछ नहीं है, ये गलत है। उपविराम का तात्पर्य है कि जब आप कोई बात कहते कहते बीच में ठहराव देते हैं और उससे आगे फिर से अपनी बात शुरू करना चाहते हैं उसी से संबंधित, तो वहां उसके बीच में निर्देशक चिन्ह के पर ये दो बिंदुओं का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं उपविराम। ठीक है, तो यहाँ इसका उत्तर पता चल गया। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। पहले बात आती है इकहरे और दोहरे उदाहरण चिन्ह है क्या। ठीक है, उदाहरण चिन्ह जो है ये दो तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। जो उदाहरण चिन्ह है ये दो तरीके से प्रयुक्त किया जाता है। एक होता है जिसे इकहरा कहते हैं, ठीक है, एक होता है दोहरा, इस तरीके से। तो यहां प्रयुक्त हुआ कि इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, विकल्प है, किसी के महत्वपूर्ण कथन को लिखने के लिए, किसी कवि का उपनाम या पुस्तक का शीर्षक लिखने के लिए, वाक्य को दो भागों में बांटने के लिए, आश्चर्य प्रकट करने के लिए। तो याद रखिए, जब हम किसी कवि का नाम या किसी लेखक का नाम, किसी व्यक्ति विशेष का नाम लिखते हैं तो उसे हम किसके माध्यम में, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लेते हैं, तो वहाँ हम उसे इकहरे उदाहरण चिन्ह से प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जब हम
किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात उन्हीं शब्दों में व्यक्त करते हैं तो वैसे स्थिति में वहाँ उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और उदाहरण चिन्ह दोहरे वाला, इसीलिए उसका दूसरा नाम आता है अवतरण चिन्ह। क्या आता है? दोहरे, जो ये दोहरा उदाहरण चिन्ह है, इसका एक और नाम लिया जाता है क्या? अवतरण चिन्ह। अवतरण का मतलब है जैसा कहा वैसा यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। तो ये किससे? ये दोहरे चिन्ह से, ठीक है। साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है। अब मुझे इसे लिखना, तो मैं इसे इकहरे उदाहरण चिन्ह से प्रस्तुत करूंगी या दोहरे? तो दोहरे से, क्योंकि ये अवतरित है, यानी कि बात जिसके द्वारा कही गई वैसी उन्हीं शब्दों में यहाँ प्रस्तुत कर दी गई, ठीक है। तो याद रहेगा इकहरे और दोहरे का। तो इकहरे उदाहरण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी कवि का नाम या उसकी पुस्तक का नाम लिखा जा रहा हो तो उसे इकहरे उदाहरण में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तुम कब आओगे? तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होगा? किसका बोध हो रहा है? चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। एक उदाहरण दिया तो उसमें सीधा सीधा पूछ लिया, वहां आपको चिन्ह लगा दे रहा, दोहरा उदाहरण चिन्ह, लेकिन उससे तात्पर्य नहीं है। वन वर्टेड कोमा में इसलिए दिया गया कि आप ये समझ जाए कि इतना वाक्य, बाकी आगे उसके संबंधित बातें की गई हैं। तो इस वाक्य में उचित वाक्य क्या होगा, चिन्ह क्या होगा, विराम चिन्ह क्या होना चाहिए? तो यहाँ उचित विराम चिन्ह तुम कब आओगे, ये किसका बोध करा रहा है? प्रश्न का बोध करा रहा है। और जब प्रश्न का बोध हो रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का ही प्रयोग होगा, ठीक है। कब, क्या, क्यों, कैसे, इन सब में क्या आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर सी हो जाएगा, ठीक है। हे भगवान, हे भगवान मेरी रक्षा करो। हे भगवान, यहाँ हे भगवान कहते ही हे भगवान में संबोधन दिखाई दे रहा है, लेकिन उस संबोधन के आगे भी एक चिन्ह है, क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे हम कहते हैं, जो यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ? संबोधन सूचक चिन्ह के रूप में प्रयुक्त किया गया, मेरी रक्षा करो। तो याद रखिए, यहाँ जहाँ चिन्ह का प्रयोग हुआ, अगर इससे पूछा जा रहा है, यहाँ यही पूछा हे भगवान के बाद कौन सा चिन्ह सही है, तो याद रखिए कौन सा चिन्ह सही है, यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखना नहीं था, विस्मयादि बोधक। इस चिन्ह का नाम क्या है? इस चिन्ह का नाम है विस्मयादि बोधक चिन्ह या संबोधन। क्या है? विस्मयादि बोधक या संबोधन बोधक, ठीक है। याद रहेगा। और ऐसे वाक्यों में ये ध्यान रखना है, अंत में वही चिन्ह होगा जिस प्रकार का वाक्य विस्मय के बाद कहा गया हो, संबोधन के बाद कहा गया, अर्थात यहाँ पर वाक्य सीधे शब्दों में कहा गया, हे भगवान मेरी रक्षा करो। तो यहाँ कोई आपको नहीं दिख रहा कि संकेतक है या प्रश्न है, कोई नहीं, तो सामान्यतः पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ। यदि यहाँ था हे भगवान तुम कहाँ हो, तो वैसी स्थिति में एक प्रश्न बोधक हो जाता, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आता। विस्मयादि बोधक शब्दों के प्रयोग के बाद जो वाक्य लिखा जाता है, अंत वाले वाक्य में वही चिन्ह होगा जो उस वाक्य को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। ये गलतियां मत करना, यहाँ गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यही कन्फ्यूजन होता है कि अंत में विस्मयादि बोधक को लेके जाना, नहीं, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक। समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह एक तो ये होता है, एक कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये जो समाप्ति सूचक चिन्ह है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? आपको समाप्ति सूचक चिन्ह दिया गया है वाक्य के बीच में, शब्द के अंत में, लेख या अध्याय के बिल्कुल अंत में प्रश्न पूछने के बाद। तो याद रखिए, जब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो वो करते हैं लेख या अध्याय की समाप्ति पर, ठीक है। कहाँ करते हैं? लेख या अध्याय की समाप्ति पर। यहाँ नाम दे दिया है, परीक्षा में जरूरी नहीं समाप्ति सूचक शब्द दे, आपसे आपको चिन्ह देकर पूछ सकता है किस तरह का चिन्ह है या इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? वाक्य को बार बार, अभी मैंने इससे पहले पुनरुक्ति शब्दों की बात की थी, यहाँ चिन्ह की बात की गई, वहाँ पुनरुक्ति शब्द को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की।
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य को बार बार लिखने के लिए, ऊपर लिखे गए शब्द को नीचे दोबारा लिखने से बचने के लिए, किसी की नकल करने के लिए, शब्द का अर्थ समझाने के लिए। तो याद रखें, पुनरुक्ति जो चिन्ह होते हैं इनका प्रयोग हम किसी सूची को तैयार करते समय करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर एक शब्द लिखा, यदि उसी का दोहराव हो रहा है तो हम दोहराव की जगह उस दोहराव चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उस पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है सामग्री और सभी सामग्री आपकी किलो में है, किलोग्राम में है, तो आप बार बार किलोग्राम लिखने के बजाय यहाँ सामग्री एक का नाम लिखा और यहाँ आपने लिख दिया क्या 5, 4, 2, तो यहाँ आप सामग्री लिखते जाएंगे और वैसे यहाँ किलोग्राम की जगह आप क्या करते जाएंगे? चिन्ह का, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते जाएंगे। ठीक है, तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? किसी ऊपर लिखे गए शब्द को बार बार लिखने से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, पुनरुक्ति का तात्पर्य है पुनः कहना। ठीक है, अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाव के लिए नहीं होता? याद रखना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य प्रकट करने के लिए, संबोधन प्रकट करने के लिए, घृणा प्रकट करने के लिए, ईर्ष्या प्रकट करने के लिए, प्रेम प्रकट करने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर सामान्य रूप में बात कही गई हो तो विस्मयादि बोधक शब्द का चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। अब यहाँ आपसे प्रश्न यही पूछा गया है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाव के लिए नहीं होता? घृणा, शोक, आश्चर्य या सामान्य सूचक बात कहने के लिए। तो सीधी सी है, सामान्य सूचना देने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। बाकी यदि हमें कोई अचानक से कोई हमारी क्रिया हो रही है तो उसे प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ये मैं प्रारंभ में ही समझा चुकी हूं कि जब वाक्य में एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं प्रयोग हो तो किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होना है? तो होगा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, किसका होगा? अल्प विराम। ये प्रथम प्रश्न में ही मैंने समझा दिया था, इसलिए इस पर अब डिस्कस नहीं। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? आपने देखा होगा कोष्ठक, गणित में अगर जाते हैं तो कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ हम सीधा कोष्ठक की बात कर रहे हैं, हम बड़ा छोटे की बात नहीं कर रहे। सीधा कोष्ठक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए, तो प्रश्न पूछने के लिए हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। वाक्य खत्म करने के लिए, तो वाक्य खत्म करने के लिए पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या विकल्प देने के लिए या चिल्लाने के लिए, चिल्लाने के लिए तो चिन्ह का प्रयोग नहीं होना। शब्द का अर्थ प्रकट करने के लिए, यदि आप देखते हैं कि आप कोई बात बोलते जा रहे हैं, बोलने में तो आप कोष्ठक का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब लिखते हैं, लिखते समय आप कोई क्लिष्ट शब्द प्रयोग करें, कठिन शब्द है, आपको लग रहा है कि सामने वाला इसके अर्थ को नहीं समझ पाएगा, तो आप क्या करते हैं? उसी का अर्थ साधारण शब्दों में एक कोष्ठक में लिख देते हैं। हो सकता है वो पर्याय में हो, समानार्थी शब्द के रूप में हो, किसी भी रूप में आप उस अर्थ को समझाने की कोशिश करते हैं और उसे एक कोष्ठक में, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो यही है कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने या विकल्प देने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। किसी पद या उपवाक्य की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? किसी पद या उपवाक्य की विशेषता को प्रकट करने के लिए खींची गई जो नीचे रेखा खींची जाती है उसको क्या कहा जाता है? किसके नीचे बात करें? शब्द के नीचे। अगर मैं यहाँ खींच दूं तो ये क्या है? ये रेखा खींच दी गई, तो ये क्या है? रेखांकन या अधोरेखा। क्या होगा? रेखांकन कहलाएगा या अधोरेखा इसको हम कहेंगे। ठीक है, जैसे आप लिखते लिखते अब आप लिख रहे हैं, बीच में आ गया प्रेमचंद का नाम और आप चाहते हैं कि इस पर विशेष दृष्टि पाठक की पड़े, तो आप क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। या प्रेमचंद का गोदान उपन्यास, आप इस पूरे को क्या करेंगे? आप इसे रेखांकित कर देंगे, अधोरेखा से अंकित कर देंगे। ठीक है, कोष्ठक, उपविराम, लाघव, इन तीनों की बात हो चुकी है। इनमें से कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? ये माना जाता है कि जो हम विराम चिन्हों का प्रयोग करें वो अंग्रेजी से, हालांकि वहाँ पर भी प्रयुक्त है, हिंदी में भी प्रयुक्त है। तो ऐसा कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है जो अंग्रेजी में प्रयुक्त नहीं होता लेकिन
हिंदी में प्रयुक्त होता है। तो ध्यान रखिए, अल्प विराम का प्रयोग भी होता है, कोमा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के रूप में, ये भी अंग्रेजी में प्रयुक्त होता है। अर्धविराम सेमीकोलन, इसका भी प्रयोग होता है। लेकिन जो हमारा पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, वो इस रूप में अंग्रेजी में प्रयुक्त नहीं होता। अंग्रेजी में फुल स्टॉप इस रूप में प्रयुक्त होता है, एक बिंदी के रूप में। ठीक है, ऐसे किया पूर्ण विराम। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाए, अंग्रेजी में लिखना होता तो डॉट। ठीक है, और हिंदी में लिखना है तो हिंदी में पूर्ण विराम। बात समझ में आई? तो पूर्ण विराम हिंदी में प्रयुक्त होने वाला पूर्ण विराम चिन्ह ऐसा है जो अंग्रेजी में प्रयुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप प्रचलित हैं? ये अब रिपीट हो रही हैं चीजें जो अभी तक 10 प्रश्न में मैं बता चुकी हूँ, वही है। उद्धरण चिन्ह में 2 रूप प्रचलित हैं, इकहरा और द्वहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, इकहरा बताया था इस रूप में, दोहरा भी बताया था इस रूप में। ठीक है, किसी विषय की व्याख्या या निर्देश देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब हम किसी विषय की व्याख्या कर रहे हो, जैसे हमें लिखना संदर्भ, संदर्भ लिखते समय हम आगे क्या, कौन सा चिन्ह देते हैं? विवरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह देते हैं? विवरण चिन्ह। ठीक है, ये क्या है? विवरण चिन्ह। तो क्या आ जाएगा? लाघव चिन्ह, योजक चिन्ह, अर्धविराम, अब इन पर बात हो चुकी है। समानाधिकरण, जहां समानाधिकरण हो, समानाधिकरण शब्दों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ये भी मैं बता चुकी हूँ। समानाधिकरण शब्दों के बीच में अल्प विराम शब्द चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अल्प विराम चिन्ह का। सुनो सुनो वह क्या कह रहा है, सुनो सुनो वह क्या कह रहा है, इस वाक्य में सुनो सुनो के बीच कौन सा चिन्ह है? और ये मैं बता चुकी हूँ कि पुनरुक्ति हो रही हो तो शब्दों के बीच में जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा चिन्ह का बोध करा रहा है? योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। इसका दूसरा नाम भी मिलता है, लेकिन पुनरुक्ति वालों में कम सामासिक चिन्ह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, द्वंद्व सामासिक चिन्ह भी इसे कहा जाता है, लेकिन जब हम हिंदी में बात करते हैं तो इसे योजक चिन्ह ही कहा जाता है। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 10, 15, 20, 25। तो याद रखिए, कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या बताई है 20। कितनी बताई है? 20। ठीक, और आज का अंतिम प्रश्न, कामायनी एक महाकाव्य है, यहां प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? जयशंकर प्रसाद लिखा है और उसे एक चिन्ह से प्रकट किया गया है, तो उस चिन्ह को पूछा है क्या कहते हैं? कामायनी जयशंकर प्रसाद एक महाकाव्य है, यह यहाँ प्रयुक्त चिन्ह क्या कहलाता है? उद्धरण चिन्ह। तो अब आप उद्धरण चिन्ह तो समझ चुके हैं, ये वाला होता है। कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह आप समझ चुके हैं, ये वाला होता है। उपविराम, उपविराम ये वाला होता है। तो यहाँ कौन सा बचा? ये किसका बोध करा रहा है? ये कोष्टक का बोध करा रहा है, क्योंकि कामायनी के लेखक का नाम बताने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया गया। ठीक है, और ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक सब अपनी पढ़ाई करते रहिए। ध्यान सभी को नमस्कार, कल मिलते हैं।